नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दुर्गाष्टमी पर मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौगात। सीएम धामी ने 167 कार्यकर्तियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। वहीं प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी जल्द मिल सकता है नियुक्ति का तोहफा। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने किया सोल कम्युनिटी हब वैन का शुभारंभ। सीएससी लोगों को देगी डिजिटल शिक्षा। साइबर क्राइम से बचाव के साथ दी जाएगी कंप्यूटर नॉलेज। हल्द्वानी के लोगों ने नैनीताल डीएम से लगाई गुहार। रेरा क्षेत्र से बाहर जमीन बिक्री से पाबंदी हटाने की मांग। कहा सीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं मान रहा प्रशासन। अग्निशमन विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। 20 साल पुराने वाहन भी दौड़ रहे सड़कों पर। 15 साल बाद सरेंडर करने की नियम की उड़ाई जा रही धज्जी। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की तैयारी शुरू। टाइगर रिजर्व कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। इस साल कैमरा ट्रैप विधि से की जाएगी गिनती। और अब खबरें विस्तार से। दुर्गाष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर उन्हें महिलाओं को नियुक्ति पत्र देने का मौका मिला है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से वादा किया कि उनकी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी संभव होगा जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बेटे एक भाई के तौर पर यह वादा करते हैं कि उनकी सरकार महिलाओं की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंच के माध्यम से आप सभी बहनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके लिए जो भी बेहतर होगा, जो भी अच्छे से अच्छा होगा, वह सब करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उसको करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारी प्रतिबद्धता है कि महिलाओं के कारण हमारी सरकार बनी और महिलाओं को लेकर उनके हित में जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी उसके लिए उनका बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसी क्रम में मैं कह सकती हूँ कि महिला कल्याण कोष का निर्माण भी जो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से हमें 8 करोड़ की धनराशि महिला कल्याण कोष के लिए प्राप्त भी हुई है आबकारी विभाग के माध्यम से, जिसको लेकर हम लोग नीति भी तैयार कर रहे हैं। धामी जी अब कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए वो बेहतर करेंगे, एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में, लेकिन बेटी अंकिता भंडारी के भाई के रूप में तो वो उसको न्याय नहीं दिला पाए उनके परिजनों को। अभी तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ है। आप देखिए कि लगातार प्रदेश की मातृशक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा और प्रदेश की बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बलात्कार का रिकॉर्ड यहाँ पर जो है आप चाहे एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, चाहे आप जो है आरटीआई के आंकड़े उठा लीजिए, शर्मनाक स्थिति है। लेकिन सरकार का ध्यान कहाँ है महिला सुरक्षा पर। और जहां तक महिला समूह के विकास की बात है, जहां तक जो है आप आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग की बात है, या आप एएनएम जेएनएम की देख लीजिए, वो लगातार संघर्ष कर रही है अपनी अपनी मांगों को लेकर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सादगी के साथ अपने चित परिचित अंदाज में नैनीताल की ठंडी सड़क समेत आसपास के क्षेत्रों के भ्रमण पर निकल गए। इस दौरान मुख्यमंत्री डीएसए खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ कुछ देर क्रिकेट खेला। क्रिकेट प्रेमियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नैनीताल खेल मैदान की स्थिति को दुरुस्त करने और नैनीताल में खेल सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद मुख्यमंत्री नैनी झील किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए लोगों
और काशीपुर के कुछ पर्यटकों और उनके बच्चों से बात की। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो सुबह ही भ्रमण के लिए निकल गए और भ्रमण के दौरान वहां पर मुख्यमंत्री जो है डीएस के खेल मैदान पर भी पहुंचे। वहां उन्होंने क्रिकेट का खेल भी खेला और साथ ही क्रिकेट प्रेमियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के खेल मैदान की स्थिति की जानकारी भी ली और जो समस्याएं उनको खेल मैदान के बारे में बताई गई थी उनको दुरुस्त करवाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। और साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो नैनी झील किनारे पर भी पहुंचे। वहां के कुछ पर्यटकों से और उनके बच्चों से भी मुख्यमंत्री ने वार्तालाप करी, सरकार की योजनाओं से उनको अवगत करवाया और उनकी समस्याओं से स्वयं अवगत हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के मद्देनजर अब चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद में जाकर निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर को चेन्नई, 28 अक्टूबर को मुंबई और 1 नवंबर को अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुवेद उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहेंगे। कि बता दें, उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास है? इसलिए तो आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार तैयारियां कर रही है। और इसी के मद्देनजर सरकार ने पहले विदेश में रोड शो किया, अब देश के अंदर रोड शो करने वाली है। अगर विदेश की बात की जाए तो सीएम धामी लंदन दौरे पर रहे। लंदन दौरे के बाद वो दुबई दौरे पर रहे। हालांकि वियतनाम और सिंगापुर का दौरा उनका रद्द हो गया था, उन्होंने वहां पर भी जाना था। और अब जो रोड शो होने वाले हैं वो भारत में होने वाले हैं। 26 अक्टूबर की बात की जाए तो 26 अक्टूबर को वो चेन्नई में रोड शो करेंगे, 28 अक्टूबर को मुंबई में रोड शो करेंगे और 1 नवंबर को वो अहमदाबाद में रोड शो करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लक्ष्य रखा था और उसी लक्ष्य के तहत सीएम धामी ने एक लक्ष्य रखा था कि निवेशक सम्मेलन होने से पहले धरातल पर तकरीबन 30,000 करोड़ का जो करार है वो उतार लिए जाए और इतने एमओयू तकरीबन साइन कर लिए जाएं। तो ऐसे में धामी सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और धामी सरकार ने अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने से पहले 55,000 करोड़ के निवेशों पर एमओयू पर साइन कर लिए हैं और ये एक धामी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। और आने वाले टाइम पे अभी और भी करार होने बाकी है, क्योंकि कर्टन रेजन में जिस तरीके से तकरीबन 10,500 का करार हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, इसके बाद सीएम धामी लंदन गए थे, वहां पर भी तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का करार उन्होंने किया था। दुबई दौरे के दौरान भी 15,000 का उन्होंने निवेश के एमओयू पर साइन किए थे। इसके बाद दिल्ली में रोड शो भी किया था और दिल्ली में रोड शो के दौरान तकरीबन 20,000 के जो एमओयूज हैं उन पर साइन किए थे। अब सबसे अहम ये हो जाता है कि जब सीएम धामी भारत में रोड शो करेंगे तो इस दौरान धामी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी साथ में रहेंगे, चाहे सतपाल महाराज की बात कर ली जाए या सौरभ बहुगुणा की बात कर ली जाए या प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात की जाए। तो ये कहीं ना कहीं से धामी सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाने जा रही है, इसके तहत धामी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड के जो लोग हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। और धामी सरकार का साफ लक्ष्य है कि जो रोजगार है
उसको सृजित उत्तराखंड में ही किया जाए, ताकि यहाँ से पलायन भी रोका जा सके और पलायन को रोकने के साथ साथ जो रोजगार है वो उत्तराखंड के युवाओं के लिए उपलब्ध हो सके। जी ये थे हमारे संवाददाता हिमांशु, जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलरामपुर हाउस नैनीताल में हिमश्री फिल्म और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के संयुक्त तत्वाधान में बन रही वेब सीरीज काफल की टीम को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि काफल के संपूर्ण पौष्टिक गुणों को समेटते हुए उत्तराखंड की वास्तविकता को काफल वेब सीरीज में दर्शाया जा रहा है। उत्तराखंड अपनी सुंदरता, हिमालय पर्वत एवं नदियों से आच्छादित है। उसी तरह यह वेब सीरीज अपने नाम के समान पहाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, आधुनिक और सांस्कृतिक समरसत्ता को समेटे हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में उत्तराखंड शूटिंग के लिए एक प्रमुख स्थान बन चुका है। आने वाले वर्षों में और अधिक फिल्मों का निर्माण उत्तराखंड में होने से होटल व्यवसायियों के साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग, टैक्सी कारोबारी व गाइडों को इसका फायदा होगा। कॉमेडी पर आधारित काफल वेब सीरीज उत्तराखंड के विभिन्न किरदारों को लेकर बनाई जा रही है। काफल एक प्रयास है पुनः उत्तराखंड से उत्तराखंड वासियों को जोड़ने का। वेब सीरीज में 150 स्थानीय कलाकार जुड़े हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा कोटद्वार किशनपुरी में डेल टेक्नोलॉजी इंडिया और भारत सरकार द्वारा सोलर कम्युनिटी हब वैन का रिबन काट कर शुभारंभ किया। सीएससी सभी लोगों को साइबर क्राइम से बचाव, डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर नॉलेज जैसी शिक्षा हेतु सोलर वैन चलाई जा रही है, जिसमें डिजिटल तरह से शिक्षा दी जाएगी। यह लर्निंग लिंक्स वैन जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करेगा, जो स्वचालित डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा और कोडिंग शिक्षण सामग्री से सुसज्जित है। यह वैन कोटद्वार के चौराहे शिक्षण संस्थानों, स्कूलों में चलाया जाएगा, जिसमें स्कूलों में 6 से 12 और उसके ऊपर के बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाएगी। सिक्योरिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर एक वैन चली है। भारत सरकार ने और डेल टेक्नोलॉजी के साथ ये निर्णय किया गया है कि डिजिटल लिटरेसी बच्चों को जो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक है उन तक पहुंचाई जाए। तो ये डिजिटल लिटरेसी जो है उनके द्वार तक पहुंचाई जा रही है, जहां साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, साथ ही साथ किस तरह से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, किस तरह से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर को हम कितनी सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसका जो प्रशिक्षण है, उसका जो लर्निंग है, इस वैन के माध्यम से बच्चों को स्कूलों में दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, वहीं भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी यह जग जाहिर है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। वो सब दावे ठोकेंगे। ये अलायंस, मुझे लगता है जहां तक अलायंस चलने वाला नहीं है, इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है लेकिन गांठों वाला गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव के साथ जोली ग्रांड एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सपा नेताओं ने अपने नेता और सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया। अखिलेश यादव का काफिला जोली ग्रांड एयरपोर्ट से ऋषिकेश निकला। कि उत्तराखंड के लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह हिमाचल का हुआ कि आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग या हम कहें ऑल ऑफ सडन
इतनी बारिश हो जाए, क्राउड बर्स्ट हो जाए, पहाड़ ढहने लगे, तो सोचो क्या होगा। यहाँ सड़कें 4 लेन बननी थी, क्या हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज या इन्वायरमेंट को देखते हुए सड़कें बनाई, या जो एक पावर प्लांट बन रहा था जिसमें ज़मीनें धंस रही थी, क्या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स या जो एनजीओ चलाने वाले लोग थे समय समय पर उन्होंने प्रश्न लगाए उन पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने नवरात्रे में सरकार के कई विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के संकेत दिए हैं। एक सूची किसी भी समय जारी हो सकती है, जबकि 4 सूचियां बनाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए है कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद निकलेगी। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता के प्रयासों से जिला अस्पताल में निजी संस्थान द्वारा तीमानदारों को रोकने के लिए एक रैन बसेरे का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता की हृदयाघात के चलते मौत हो गई, जिसके बाद रैन बसेरे का नाम अक्षत भवन रखा गया और उनकी पत्नी रिदिमा अग्रवाल ने इस रैन बसेरे का शुभारंभ किया। लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते रैन बसेरा लोगों के लिए खोला ही नहीं गया। आलम यह है कि तीमानदार या तो मरीजों के साथ सो रहे हैं या फिर फर्श पे सोने को मजबूर हैं। रैन बसेरे के निर्माण के बाद विभाग द्वारा ताला लगा दिया गया है। 7 सालों से बंद पड़ा रैन बसेरा कूड़ा घर में तब्दील हो गया है और साथ ही भवन अपनी मजबूती भी खो चुका है। जब वर्तमान जिलाधिकारी उदयराज सिंह से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने इस विषय पर अपनी नाराजगी जाहिर की, वहीं जल्द ही इसकी जांच करवाने की भी बात कही। उस रैन बसेरे को एक बार विजिट में मैंने देखा था और मैंने निर्देश दिया था कि इस रैन बसेरे का जो भी उपयोग करना हो प्लानिंग करके आप इसका फ्यूचर उपयोग करें। साथ ही साथ जो बायोमेडिकल वेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया था कि बायोमेडिकल वेस्ट को जहां भी रखा जाए उसको बहुत सुरक्षित रखा जाए और खुले में न रखा जाए, क्योंकि बहुत हजारस है। तो आपने ये बात उठाई है, इसकी मैं जांच कराऊंगा और फिर जो भी व्यवस्था होगी इसको बहुत जल्दी कराऊंगा। रुड़की पीरान कैलियर क्षेत्र में खनन माफियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बीजपुर के जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे दिन रात अवैध खनन कर खनन माफिया चांदी काट रहे हैं। बेखौफ खनन माफियों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। बड़े पैमाने पर राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के हल्दुआ शाहू गांव से है, जहां एक बार फिर टोल प्लाजा मैनेजर की दबंगाई सामने आई है। टोल प्लाजे के समीप NH 74 से शमशान घाट को जाने वाली रोड पर बनी पुलिया को दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान और ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से क्षेत्र के अन्नदाता कहे जाने वाले ग्रामीण किसान काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। धान की फसल की कटाई चल रही है, मगर किसानों के आने जाने वाले रास्ते पर पुलिया टूटने के कारण किसान परेशान हैं। किसानों की मांग है कि रास्ता सही होना चाहिए और जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में ईडीओ पंचायत शुक्लाल राणा ने बताया कि एक शिकायत CM हेल्पलाइन पर की गई है, जिस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जो निर्देश आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साहब कई लाख का नुकसान हो गया इसमें। ये रास्ता भी बंद है हमारा, ये भी बंद है, माल हमारा खराब हो गया बगीचे में। क्या करें हम, कहाँ से दें मालिक को पैसा और कहाँ से अपना पेट भरें। नहीं हमने तो नहीं करी होगी तो ये क्षेत्र वालों ने करी होगी, मगर सुनवाई तो होना रही। तो हमारा रास्ता सही होना चाहिए। ये रास्ता सही हो जाएगा तो हमारा माल भी टाइम पे पहुंचेगा, हमें कीमत मिलेगी। हल्दुआ साहू की जो पुलिया के बारे में CM हेल्पलाइन में एक शिकायत की गई थी। शिकायत के संबंध में ग्राम प्रधान मैंने हल्दुआ साहू को फ़ोन किया तो उन्होंने हल्दुआ साहू वाले प्रधान ने बताया कि पुलिया टोल टैक्स वालों ने तोड़ी है, और जबकि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को लिख के दे दिया, वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो वैसे ही
आज किया जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ में हेमकुंड साहिब में भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र का कहना है कि चारों धाम में लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। अभी तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है, ऐसे में आने वाले दिनों में संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए, आप जानते हैं कि कोविड के कारण से 2 वर्ष यात्रा पूरी तरीके से बाधित रही और उसके पश्चात जब कोविड की स्थिति सामान्य हुई तो प्रदेश सरकार का भी अनुमान था कि इस वर्ष जो 4 धाम यात्री हैं वो बड़ी संख्या में धामों में आएंगे। तो उसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो 4 धाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएँ थी, यात्री सुविधाओं को लेकर के जो भी कार्य किए जाने थे वो बहुत तत्परता के साथ में और पूर्ण किए गए। और उसी का परिणाम है कि गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे तो वो एक नया कीर्तिमान था और इस वर्ष अभी तक 50 लाख की संख्या श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की क्रॉस कर गई है और अभी कपाट बंद होने में कुछ दिन शेष हैं। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, आप देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रशासन ने बाघों की गिनती की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान हर 4 साल में बाघों की गिनती करता है। इसके लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस साल बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। देश के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में इस साल होने वाली बाघों की गिनती के लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम हर 4 साल में होने वाली बाघों की गिनती के लिए टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रही है। पूरे भारतवर्ष में हर चौथे साल में एक टाइगर की गणना की जाती है। तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी। उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। हर साल बाघों की गणना के लिए कैमरा ट्रैप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में कॉर्बेट और दूसरे चरण में पार्क के उत्तरी हिस्से कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए जाएंगे। पिछली बार हुई बाघों की गणना के अनुसार उत्तराखंड में रहने वाले कुल 560 बाघों में से 260 जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।